तो जनता आज अपन स्टार्ट करेंगे क्या, 12th क्लास का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका नाम है ना। 11th में क्या चल रहा है, सेंटर ऑफ मास चल रहा है। 11th में सेंटर ऑफ मास चल रहा है। जिसको सेंटर ऑफ मास में दिक्कत है वो सेंटर ऑफ मास जाके पढ़ सकता है। इसी चैनल पे सेंटर ऑफ मास के वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं, ठीक है ना। सेंटर मास वैसे बहुत जरूरी है ना, जिसको भी लगता है कि उसको सेंटर मास अच्छे से नहीं आ रहा वो जाके जरूर से देखे सेंटर ऑफ मास, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कॉन्सेप्ट हर जगह जरूरत पड़ती है। इस लेक्चर में भी, इस चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चंस में सेंटर मास से रिलेटेड कराने वाला हूं, ठीक है ना। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है कि जेईई मेन में 2 से 3 सवाल आते हैं और जेईई एडवांस में 3 से 4 सवाल आते ही हैं हर साल, ठीक है। तो मतलब इंपॉर्टेंट तो बहुत है। दूसरा केस क्या बनता है कि डिफिकल्टी किस लेवल की आती है क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी मॉडरेट टू टफ के बीच में आते हैं, मतलब अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन इन पे आते हैं, ठीक है। अब अगर तुम ये सोच रहे हो, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ गंदे गंदे विचार आ रहे हैं कि सर अगर ये चैप्टर टफ है तो मैं इसको छोड़ दूं क्या, छोड़ सकता हूं क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसका ये एक पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को मिलाकर 60% कवरेज ले लेता है। वो किसका? इसका 12th के पूरे पोर्शन का, है ना। 50 से 55 तो मान के ही चलो मिनिमम इतना ये एक्वायर करता है पोर्शन 12th का, तो बहुत जरूरी है ये, ठीक है ना। क्वेश्चंस भी इससे आते हैं, जाहिर सी बात इतना बड़ा तो क्वेश्चन तो आएंगे, है ना। और इसको छोड़ दोगे तो पढ़ने के लिए कुछ ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, तो इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब मैंने एक चीज बोली क्या, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या होता है, सॉरी मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर 2 चीजें पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या, जब चार्ज मूव कर, चार्ज मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे चार्ज के बारे में ही कि चार्ज चल रहा है तो क्या हो रहा है, चार्ज रुका हुआ है तो क्या हो रहा है, चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है तो क्या हो रहा है, ये सब पढ़ेंगे अपन किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर भी 2 पार्ट आ जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब जब चार्ज रुका हुआ है, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब चार्ज कुछ ना कुछ मोशन कर रहा है, सही है। अपन पढ़ेंगे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो मूव कर रहे होंगे चार्ज, पर उसमें अपन जो मूव करने की वजह से जो इंपैक्ट आता है, जो चीजें आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह जो भी आता है, आगे देखेंगे, अभी सुन के डरने वाली बात नहीं है, है ना। तो वो चीजें नेग्लेक्ट करके क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। मतलब वो उस क्वेश्चन को इफेक्ट नहीं कर रही होगी, वैसे क्वेश्चन में इसमें कराने वाला हूं, ठीक है। अब ओरिजिन ऑफ चार्ज। ओरिजिन ऑफ चार्ज क्या, देखो एक चीज समझो तुम, सबको पता है एटम होता है, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, अंदर होता है क्या, न्यूक्लियस, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, ये अपन सबको पता है। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें पाई जाती है, क्या क्या सर, एक तो पाया जाता है प्रोटॉन, एक तो पाया जाता है प्रोटॉन, और एक पाया जाता है क्या, न्यूट्रॉन, एक पाया जाता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 0 होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, ये होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। चार्ज की वैल्यू क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज की वैल्यू होती है तो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलाम, ठीक है। कुलाम, कुलाम क्या है इसकी एसआई यूनिट है। चार्ज को काई में नापते हैं अपन, कुलाम में। एसआई यूनिट क्या है, कुलाम। एसआई यूनिट क्या है, कुलाम। एसआई यूनिट है कुलाम, ठीक है। प्रोटॉन, प्रोटॉन का क्या होता है, तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, बट मैग्नीट्यूड उल्टा हो जाता है। मतलब ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज, इतना पता है। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है, मतलब इसका जो चार्ज होता है होगा वो भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलाम ही इसका चार्ज होने वाला है, ठीक है। चार्ज दोनों का सेम होता है, ये तो सब हमारे न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन की तो, ठीक है। मास की बात करो तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, ये दोनों क्या क्या होते हैं भाई, ये बताओ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन भी अपन को पता होना चाहिए। किसी को पता है तो कमेंट कर दो नीचे, किसी को पता है तो कमेंट कर दो नीचे क्या होता है, ठीक है। देखो जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, और इसका कितना होता है, इसका होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये देख के मेरे को एक समझ में आ गई चीज कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से। ये तो अपन को समझ में आ गया। इसी वजह से अपन क्या बोलते थे कि एटम का सारा मास कहां मानते हैं अपन, कंसंट्रेटेड न्यूक्लियस में, ठीक है। कहां मानते हैं, न्यूक्लियस में, यही रीजन था उसका, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, ये 10 टू द पावर -27 से 10 टू द पावर 31 है, ठीक है ना। चलो यहां तक अपन को
क्लियरिटी है। सही है, यहां तक समझ में आ गया। ये याद रखना है भाई, ये सब याद रखना है, ये सब याद रखना है, ठीक है ना। याद होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ये सब याद होना चाहिए। वैसे बेसिक बेसिक चीजें, पर फिर भी अपन को पता होनी चाहिए ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। चलो आगे देखें, चार्ज वर्सेस मास। देखो एक चीज समझो, जो चार्ज है ना, चार्ज है, ये चार्ज को तुम ऐसे बोल सकते हो कि चार्ज बदलता है क्या। अगर तुम मूव कर रहे हैं, मान लो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट मूव करने से चार्ज कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। क्या होता है ये, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तुलना में ये नहीं बदलेगा, ठीक है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तुलना में नहीं बदलेगा, मतलब स्पीड के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। इतना समझ में आता है ना, कि अगर पहले क्यू था चार्ज और फिर मैंने इसको 1000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से भगाया, तो बाद में भी चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू ही होगा। पर मास के केस में ऐसा है क्या, शायद तुमने ये पहले नहीं सुना होगा, पर एक्चुअल में जो मास होता है, मास अगर इनिशियल मास उसका m नॉट है, तो √1 माइनस v मान लो इसकी वेलोसिटी है जिससे ये चला। जैसे यहाँ पे 10,000 किलोमीटर पर सेकंड था ना, ऐसे ही इसकी मान लो v है, तो डिवाइडेड बाई c इंटू स्क्वायर। ये होता है रिलेशन, रियलिटी में ये है। अपन यहाँ पर एक्चुअल में अपन जब यहाँ पे मानते अर्थ पे अपन जनरली जो भी पढ़ रहे होते हैं काइनेमेटिक्स वगैरह में, उसमें अपन बोलते हैं कि जो मास है वो कांस्टेंट है स्पीड के साथ। क्या है, कांस्टेंट है स्पीड के साथ। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होती है किसकी, लाइट की। अब उसकी तुलना में ये है 1000, 10,000, 20,000, 1,00,000 भी मान लोगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, काटा पीटी होगी। बहुत छोटी चीज 1 में से माइनस होगी, तो ऑलमोस्ट ये 1 के बराबर ही आ जाएगा, ऑलमोस्ट ये 1 के बराबर ही आ जाएगा। तो m अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आएगा m नॉट के, अपने आप बताओ। पर अगर तुम किसी मास को बहुत ज्यादा स्पीड से भगाओगे तो मास क्या होगा, कम हो जाएगा। अब सर वो मास जो कम हो वो कहां चला गया, यहाँ डिस्कस करने का तो मुद्दा तो नहीं बनता, पर फिर भी बताता हूँ क्या, कि आइंस्टाइन की क्वेश्चन सुनी होगी सबने, क्या थी, E = mc²। तो मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो जब तुम इसको बहुत ज्यादा स्पीड में ले जाओगे तो जो मास गायब होगा, मतलब कम हो गया होगा मास, तो बचा हुआ मास कहां चला गया होगा, एनर्जी में चला गया होगा। बचा हुआ मास कहां चला गया होगा, एनर्जी में चला गया होगा। ठीक, यहां तक समझ में आती चीजें अपन को। तो जो चार्ज है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, कितनी भी स्पीड से ले जाओ, कुछ भी करो, उस भाई साहब की क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर मास के केस में थोड़ा उल्टा है, मास के केस में थोड़ा अलग है, कि अगर आप उसको बहुत, वैसे तो थोड़ी सी में भी जाता है पर वो नेग्लिजिबल जाता है, अपन उसको कंसीडर नहीं करते। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड तक, बहुत ज्यादा टाइम तक, बहुत ज्यादा स्पीड में लेके जाओगे तो उसका मास सिग्निफिकेंटली कम हो चुका होगा। ठीक है, यहां तक। चलो आगे देखते हैं, है ना। थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा स्पीड में क्वेश्चंस में अपन सीखेंगे, ठीक है ना। अपना टारगेट है जेईई एडवांस में अच्छी खासी रैंक लाना, तो उसी हिसाब से ये लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, देखो ये भी आसान है। क्या चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। अब जैसे मैं बोलूं +q + 4q - 2q, तो टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज में सिंपल क्या बोलूंगा, +q ये गया तो 2q + q 3q है सर, है ना। तो मैंने क्या करा, सिंपली जोड़ दिया, इसको सिंपली जोड़ दिया विद साइन, साइन में डाला ना, -2 भी किया मैंने, तो इसके साइन के साथ इसको जोड़ दो या घटा दो, मतलब सॉरी जोड़ दो, तो स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी, ठीक है ना। मतलब स्केलर क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है तो मतलब इसको अपन ऐसे सिंपली एडिशन किया जा सकता है। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, कि ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। एक और चीज होती है क्या, कि जो चार्ज है चार्ज Q, ये Q है ना, ये बिना मास के, अगर मास नहीं है तो Q एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब Q अगर नॉट इक्वल टू 0 है और m = 0 है, मतलब मास 0 है और चार्ज
नॉन जीरो है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर चार्ज है तो मास होगा ही, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या, अगर चार्ज है तो मास होगा ही, चार्ज है तो मास को होना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो उल्टा केस भी वैलिड है क्या, मतलब मैं ऐसे बोल दूं कि मास तो नॉन जीरो है और चार्ज जीरो है, क्या ये पॉसिबल है? क्या हाँ, ऐसा पॉसिबल है। मतलब मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, पर चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्लियर बात, इंपॉर्टेंट और आसान बात थी, ठीक है ना, याद होनी चाहिए। चलो, तो मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, पर चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक साहब, चलो यहां तक समझ में आ गया है ना, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड क्या है, चार्ज इज कंजर्व्ड फ्रॉम फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, क्या है इसका मतलब? देखो, अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक फ्रेम है, इसके अंदर क्या क्या है, एक रखा है प्लस क्यू, ये इसको सिर्फ कूलाम लिखता हूं, यहां लिखा हुआ है +2 कूलाम, -3 कूलाम और +6 कूलाम, ऐसे लिखा हुआ है। ये चार्ज है ना, ठीक है, चार्ज है। फिर ये बोलता है कुछ तो प्रोसेस हुआ, कुछ तो प्रोसेस इसमें हुआ, और इसके बाद इसमें चार्ज हो गया ऐसे, इसमें चार्ज क्या हो गया, मान लो 1 कूलाम, 7 कूलाम और x कूलाम, ये हो गया। तो कोई मेरे को बोले कि फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड x, तो कैसे निकालूंगा मैं? ये क्या बोल रहा है, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जो आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब इस सिस्टम की मैं बात करूं, इस सिस्टम की बात करूं, तो इसके अंदर चार्ज क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, ना चार्ज घटेगा ना बढ़ेगा। तो यही सिस्टम था ये भी, यही सिस्टम था ये भी, ठीक है ना। इंटरनल कोई प्रोसेस हुआ है ना, और ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया, तो मैं क्या बोलूंगा कि सर 1 + 7 8 कूलम प्लस x किसके बराबर होगा, ये कितना था 6 6 8, मतलब 3 2 5, तो ये होगा 5 कूलम के बराबर। कितना होगा ये, 5 कूलम के बराबर। बस x कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 5, 5 में से 8 गया तो 3, ठीक है, 3 कूलम, कितना आ जाएगा x, 3 कूलम, 3 कूलम x आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। कंजर्व्ड रहता है भाई ये, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अभी देखो एक चीज कि जो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है यहां पर, इनसे छोटी यूनिट ऑफ चार्ज एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब यहां मैं बोलता हूं अगर कि E है इलेक्ट्रॉन, तो E से छोटा मतलब 1.6 × 10⁻17 -19 कूलम से छोटा चार्ज नहीं हो सकता, छोटा चार्ज नहीं हो सकता, इससे भी छोटा चार्ज नहीं हो सकता। मतलब प्रोटॉन का जो है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव 1.6 × 10⁻19 कूलम हो सकता है, और इससे ज्यादा हो सकता है। पर इससे ज्यादा कितना, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्या सर? ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी तो यही है। तो होगा क्या एक्चुअल में, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, है ना, मैं ऑफिस जा रहा था, मेरे को 2.5 इलेक्ट्रॉन घूमते हुए दिखे, है ना। ऐसे 1 2 इलेक्ट्रॉन भी घूमते हुए तो नहीं दिखते, पर समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 1 1.5 मतलब 1.5 2.5 पौने 3 ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना। होगा कितना, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मतलब E के मल्टीपल में होगा। और जो मतलब इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि जो चार्ज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट वो क्या होगा, Ne की फॉर्म में होगा, और E क्या होगा, इंटीजर होगा। E क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 होगा, सही है ना। E एक सबसे छोटा पैकेट है, ऐसे समझो, सबसे छोटी यूनिट है ये, सबसे छोटी यूनिट है। इससे इसको जोड़ जोड़ के बड़ी यूनिट बन जाएगी, और इससे छोटी यूनिट नहीं बनाई जा सकती। तुम्हारे सिलेबस में तो इतना ही है ना, ठीक है। चलो, तो क्या था यहाँ पे, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब चार्ज क्या होगा, n × E, मतलब मल्टीपल ऑफ E ही हो सकता है, ठीक है ना। और n क्या होगा, इंटीजर होगा, समझने वाली बात है, तो है ना। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, 1.5 2.5 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अभी मैंने बताया इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। कैसे इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है? क्यों? क्योंकि स्पीड के साथ, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करते हैं, उसको रोकने के लिए उसकी स्पीड पलट के मेरे को दे देंगे, ऐसा ही होता था ना कुछ कुछ। तो अगर वो स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना, स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड नहीं करेगा। सही बात है, क्योंकि तुम बोलोगे सर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो स्पीड में ही चेंज आ रहा है मेरे भाई, है ना। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखोगे तो उसकी वैल्यू +q ही रहेगी,
मैं यहाँ पे बैठ के देखूं, मैं ट्रक पे बैठ के देखूं, या मैं लेट के देखूं, मेरे को प्लस क्यू तो प्लस क्यू ही दिखेगा हर जगह, है ना, सही बात। चलो, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है चार्ज, ठीक है। एक्सर्ट फोर्स ऑन बॉडीज एट अ डिस्टेंस, मतलब क्या करते हैं चार्ज, देखो तुमने एक चीज सीखी होगी बचपन में कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज ये क्या करते हैं आपस में, रिपेल करते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये पॉजिटिव इसको इधर धक्का मारेगा, ये पॉजिटिव इसको इधर धक्का मारेगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल टू ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे को धक्का मारते हैं। यही मैं अगर उल्टा करूं, नेगेटिव नेगेटिव लिखूं, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो भी ये इनको एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे, धक्का मारेंगे, है ना। लेकिन लेकिन अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव करूं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, इसके लिए क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, इसके लिए ये फोर्स लगा रहे हैं। तो मतलब ये क्या करता है कि जो चार्ज होता है वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। अब वो खींचने वाला फोर्स लगाएगा या धक्का देने वाला फोर्स लगाएगा, डिपेंड करेगा कि दोनों चार्ज का चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव है तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक भाई, ठीक भाई, पांचों पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर है ना। पहला पॉइंट, स्केलर क्वांटिटी जोड़ा जा सकता है विद साइन, है ना। दूसरा क्या है, कंजर्व्ड आइसोलेटेड सिस्टम, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका चार्ज कंजर्व्ड रहेगा, मतलब पहले 6 कूलाम था तो बाद में भी 6 कूलाम ही रहेगा, ठीक साहब। दूसरा क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज, मतलब सबसे छोटी यूनिट क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की ई, इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता हमारे लिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, तुम कहां पे भी बैठ के इसको देखो उसकी वैल्यू प्लस क्यू ही रहेगी, सही बात। पांचवा क्या है, क्या एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, हाँ लगाता है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव तो भी रिपेल करते हैं। कितना फोर्स लगाता है ये कूलम्ब्स लॉ में पढ़ेंगे अभी अपन आगे, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे इसको कि कितना फोर्स ये लगाता है एक दूसरे पे, ठीक है। चलो यहां तक मेरे हिसाब से सॉर्टेड चीज है। चार्जिंग ऑफ बॉडी, अब क्या बॉडी को चार्ज भी किया जा सकता है क्या, हाँ ये भी थोड़ा थोड़ा टेंथ में पढ़ा होगा, फिर भी क्विक रिवीजन। क्या भाई, फ्रिक्शन होता है क्या, हाँ अगर मैं ग्लास रोड को, कॉमन एग्जांपल है एनसीईआरटी में भी है, ग्लास रोड को अगर मैं किसी सिल्क के कपड़े से रगड़ूंगा, अगर मैं किसी सिल्क के कपड़े से इसको रगड़ूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, जो ग्लास रोड है ये क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज, और जो सिल्क क्लॉथ है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों होगा, जब मैंने रगड़ा तो एनर्जी दी इसको रगड़ के, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाते हैं, ठीक है। अब इससे इलेक्ट्रॉन गए तो इसमें बचा कौन, प्रोटॉन, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट में एटम है, मतलब उसमें अंदर इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी है, ठीक है। पहले से चार्ज तो है उसके अंदर, पर वो बैलेंस्ड है ना, जितना नेगेटिव कूलम्ब चार्ज होता है पॉजिटिव कूलम्ब चार्ज है उसमें, इसलिए वो बैलेंस्ड है। फिर क्या होगा, जैसे मैं रगड़ूंगा तो इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन चले गए, प्रोटॉन तो सीमित है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया ग्लास रोड, और इसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर ही थे, सिल्क के पास भी, कपड़े के पास भी, पर उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो उनकी वजह से इस पे नेगेटिवली चार्ज आ गया होगा, बिल्कुल सही बात, तो ये नेगेटिवली होगी। अब पॉजिटिव चार्ज कौन से बनेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली छोड़ सके। नेगेटिवली चार्ज कौन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली छोड़ नहीं सकते, ले लेंगे भले वो, पर छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। केमिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ा होगा, सही है, ये समझ में आता है। बाय कंडक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन, इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल, कंडक्ट करा दो चार्ज को, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये न्यूट्रल है फॉर एग्जांपल, और दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसको मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, ये पहले से, है ना, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव तो पहले से होगा, बैलेंस हो गया, उसके बाद नेट चार्ज बचा वो कितना है, पॉजिटिव, ठीक है भाई। अब मैं जैसे इन दोनों को टच कराऊंगा, तो चार्ज जो है पॉजिटिव वो थोड़ा सा इसको भी चल जाएगा, थोड़ा सा क्या मतलब, जब तक दोनों में बराबर चार्ज नहीं हो जाता। बराबर चार्ज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, ये भी मास m है, ये भी मास m है, ऐसे, ठीक है ना। तो इस पे इधर चार्ज चला गया होगा, बिल्कुल सर, इस पे चार्ज इधर चला गया होगा, फिर मैं क्या करूं, इसको दूर दूर कर दूं, तो इन दोनों को मैं वापस से दूर दूर कर दूं, ये भी आइडेंटिकल है, 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 ये भी आइडेंटिकल, सारे आइडेंटिकल है, इसलिए इक्वल इक्वल मास है। आइडेंटिकल नहीं होते तो मास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग हो जाता है, वो आगे जाके ऐसे क्वेश्चन भी अपन करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये पहले क्या था, न्यूट्रल था, बाद में क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मतलब किसी ऑलरेडी चार्ज ऑब्जेक्ट से न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज कर दिया। पहले से ही कोई चार्ज ऑब्जेक्ट था और एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, इस चार्ज ऑब्जेक्ट से मैंने कंडक्शन कराया, मतलब चार्ज को फ्लो करवाया इसके अंदर और इसको भी चार्ज कर दिया। इसको क्या बोलते हैं अपन, चार्ज बाई कंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, चार्ज बाई कंडक्शन। अब चार्ज बाई इंडक्शन की बात करो तो इसमें क्या है, देखो ऐसे समझो कि एक ऑब्जेक्ट है ये वाला, ठीक है, ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल। अब मैं एक रोड लेके आया वापस से, ग्लास रोड, जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी पहले से ही। अब मैं जैसे पॉजिटिव चार्ज रोड इसके पास लाया तो हुआ क्या होगा इसमें कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे और पॉजिटिव वाले रिपेल हो गए होंगे, दूर हो गए होंगे, ऐसा हो गया होगा, ठीक है। अब मैं इसको अगर वापस दूर ले जाऊंगा तो वापस बैलेंस हो जाएंगे। तो मतलब बैलेंस तो अभी भी है पर अभी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा चेंज हो चुका है इसका, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूं कि एक और ऑब्जेक्ट लाऊं, मतलब दो ऑब्जेक्ट को टच करूं। ऐसे वापस से मैं रोड लाया, ये पॉजिटिव रोड और येलो और साफ येलो, ये दोनों आपस में टच है, ठीक है। अब मैंने ये दिखाया तो इसके इलेक्ट्रॉन भी इधर आ गए होंगे क्योंकि इधर की तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इसमें भी कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन थे वो भी इधर आ गए, ठीक है साहब। और इसके पॉजिटिव पॉजिटिव थे वो इधर चले गए, है ना। थोड़े बहुत पॉजिटिव तो अभी भी यहाँ पे होंगे, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन अभी भी यहाँ पे होंगे, पर नेट कितना होगा इस वाले पोर्शन में, पॉजिटिव ज्यादा, इस वाले पोर्शन में, इस वाले ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, इसमें नेट पॉजिटिव ज्यादा हो चुका होगा और इसके अंदर नेट नेगेटिव ज्यादा हो चुका होगा। जाहिर सी बात है इसमें नेट नेगेटिव ज्यादा हो गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको दूर कर दूंगा। रोड हटाने के पहले इस सांप को मैंने दूर कर दिया, मतलब इसको अलग अलग कर दिया। तो इसमें नेगेटिव चार्ज है नेट, इसमें पॉजिटिव चार्ज है नेट। अब रोड हटा लो, भले ये जाएगा ही नहीं कहीं। तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया और वो वाला पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो चार्ज बाय कंडक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन, बिना टच करे चार्ज कर दिया। टच नहीं करी मैंने रोड, बस पास लेके गया था, ठीक है ना, समझ में आ गया। फ्रिक्शन में रगड़ा रगड़ी करके चार्ज करूंगा, कंडक्शन में चार्ज को लाऊंगा, पॉजिटिव चार्ज कंडक्ट कराऊंगा, वैसा सीन करूंगा। इंडक्शन में दूर से रोड लेके आया मैं, दूर से, है ना, और दूर की वजह से इलेक्ट्रॉन पास आए होंगे और जो प्रोटॉन है मतलब पॉजिटिव चार्ज दूर गया होगा, उसको मैंने एक और बॉडी से टच किया तो पॉजिटिव पॉजिटिव उधर चले गए होंगे, नेगेटिव नेगेटिव इधर चले आ गए होंगे, और फिर उन दोनों को अलग कर दिया बिना रोड को हटाए। फिर उसके बाद तो ये नेगेटिव चाहे पॉजिटिव चाहे, फिर उसके बाद वाले रोड को फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तीनों तरीके मेरे हिसाब से समझ में आ गए, सही बात। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कुलाम्स लोग क्या बोलते हैं, देखो इसको थोड़ा कहानी की तरह समझते हैं कि साइंटिस्ट थे, कुलाम्स नाम था उनका, है ना, उनका नाम क्या था, कुलाम्स था, है ना। तो कुलाम साहब ने क्या करा, कलाम साहब नहीं कुलाम है ना, कुलाम ने क्या करा, उन्होंने देखा कि अगर वो दो ऑब्जेक्ट होंगे और उनमें चार्ज है मान लो कुछ कुछ, इसको Q1 बोल दो, इसको Q2 बोल दो, है ना। प्लस माइनस हटा देता हूं अभी के लिए, अरे इसको Q1 बोल दो, इसको Q2 बोल दो। साइन पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि यार एक चार्ज दूसरे चार्ज में फोर्स लगाता है, तो सही बात है, ये तो अपन को भी पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, मतलब फोर्स तो लगाते हैं, ठीक है ना। पर कितना लगाते हैं ये उनको जानना था। मान लो इसने इस पे इधर फोर्स लगाया और इसने उस पे उधर फोर्स लगाया, ठीक है ना, रिपेल कर रहे हैं, मतलब दोनों का चार्ज जो होगा वो सेम होगा, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और उन्होंने पाया कि जो ये फोर्स है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आर स्क्वायर के। आर क्या है, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की दूरी, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की दूरी आर है। कैसे पता चला, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे उन्होंने, फिर ये रिलेशन निकला, फिर इसको बहुत सारी जगह लगा के क्रॉस चेक करा तो उनको पता चला कि हाँ ये रिलेशन सही है, ठीक है। चलो फिर उन्होंने एक और चीज नोटिस करी, मतलब एक तो ये मिल गया, फिर एक और उन्होंने एक और चीज साथ में देखी कि यार ये डिस्टेंस के साथ साथ चार्ज भी डिपेंड करता है, मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू के भी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है फोर्स, मतलब फोर्स दो चीजों पे डिपेंड कर रहा था कि साहब एक तो वो जो उनके बीच की दूरी है उनके इनवर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और जो Q1 Q2 है इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये उनको समझ में आ गया, ठीक है। तो उन्होंने इन दोनों का यूज करके उन्होंने लिखा कि जो फोर्स है वो एक्चुअल में Q1
Q2, जो फोर्स है प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेल प्रोपोर्शन, ये इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है K, उसका नाम दिया K। और कुलाम साहब ने थ्योरी दी थी, तो कुलाम साहब के लिए ही इसका नाम दिया गया कुलाम्स कांस्टेंट। इसको कुलाम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको कुलाम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, चलो यहां तक तो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अब ये K है, इस K को एक और तरीके से लिखा जाता है। K क्या है, चलो मैं K क्या निकल के आया। अब देखो फोर्स उन्होंने फिक्स कर दिया, R फिक्स कर दिया, K1 K2 फिक्स कर दिया, तो Q1 Q2 फिक्स कर दिया है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो कर ही रहे थे, तो उन्होंने फोर्स भी फिक्स कर दिया, सब फिक्स कर दिया। फोर्स नाप लिया पहले कि इतना न्यूटन लग रहा है, ठीक है, चार्ज पता था उनको, उनके बीच की दूरी पता थी, तो उन्होंने K निकाला। K क्या निकल के आया, K निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं, इसका क्या नाम दिया उन्होंने, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस, मतलब कि कितनी इजाजत दे रहे हो आप चार्ज को उसमें मूव करने की। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या है कि कितनी परमिशन दे रहे हो आप उसको उसमें घूमने की, मतलब जितना ज्यादा डेंस ऑब्जेक्ट होता है उतनी कम परमिटिविटी होती है। ऐसे समझो, अगर मैं इसे हवा में हाथ घुमा रहा हूं तो यहाँ पे परमिटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू अगर मैं पानी में हाथ घुमाऊं, तो पानी में मेरे को थोड़ा सा धक्का लगेगा, मतलब थोड़ा सा मुश्किल होगी हाथ घुमाने में ऐसे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू जो आती है पूरे, इसकी वैल्यू तो आती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। अब यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट क्या होगी भाई, यूनिट बहुत जरूरी है। यूनिट कैसे, ये K की यूनिट निकालनी है ना। अभी एप्सिलॉन की वैल्यू बताऊंगा, देखो पहले वैल्यू लिख देता हूं। एप्सिलॉन की जो वैल्यू आती है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती है वो आती है, देखो वो आती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12, ये आती है ना। अब एक चीज समझो, यहां पे फ्री स्पेस की बात कर रहा है, मतलब अर्थात ये अगर फ्री स्पेस की बात कर रहा है मतलब वैक्यूम की बात कर रहा है, ये वैक्यूम की बात कर रहा है, ठीक है। ठीक है, चलो अब मेरे को K की यूनिट निकालनी है। K की यूनिट निकालूंगा, देखो ये फोर्स तो क्या है, न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर, और ये चार्ज का स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये क्या है, SI यूनिट ऑफ K, कूलम्ब कांस्टेंट। इसकी क्या है, ये यूनिट है, यूनिट है, ठीक है, याद होनी चाहिए। एप्सिलॉन की यूनिट लिखूंगा तो, एप्सिलॉन की यूनिट लिखूंगा तो कुछ नहीं, इसका इनवर्स, मतलब कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट भी याद होनी चाहिए भाई, यूनिट भी याद होनी चाहिए, ठीक है। कूलम्ब साहब ने ये साहब किया और उन्होंने बता दिया कि भाई जो एक चार्ज है दूसरे चार्ज पर फोर्स ऐसे लगाता है, ठीक है ना, ठीक है। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर है, आगे देखते हैं ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ, 2 पॉइंट चार्जेस। देखो ये अभी अपन ने जो फोर्स डिफाइन किया है 2 पॉइंट चार्ज के लिए, ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है ना, ठीक है ना। मल्टीपल चार्ज होंगे तो फिर पॉइंट पॉइंट चार्ज के लिए सॉल्व करेंगे। फिर दूसरा भी अगर एकदम यूनिफॉर्म आ गया तो जैसे सेंटर मास में करते हैं वैसे ही अपन एलिमेंट तोड़ेंगे और फिर वैसे इंटीग्रेट करके करेंगे, ठीक है ना। आगे देखेंगे सारी चीजें, अभी के लिए पॉइंट चार्ज के लिए प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या, कि जो फोर्स है, फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। सेंट्रल फोर्स होता है ये, जाहिर सी बात है। देखो यहां पे चार्ज है Q1 और यहां चार्ज है Q2, तो Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा, Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा इधर। कब, जब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाए तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ही रहे तो इधर लगेगा फोर्स, ठीक है ना। इस फोर्स को लिखते कैसे, देखो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ऐसे लिखते हैं ना। जिस पे फोर्स लग रहा है वो आगे और जिसके द्वारा लग रहा है वो पीछे। तो यहां पे क्या लिखूंगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है, याद होना चाहिए लिखने का तरीका, क्या, जिस पे लग रहा है वो पहले और जिसके द्वारा लग रहा है वो बाद में, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया कि जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है इनकी पॉइंट चार्जेस की, इनके इस लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा, इधर भी लग सकता है इधर भी लग सकता है, वो डिपेंड करेगा नेचर क्या है चार्ज का, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक ठीक। चलो दूसरा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जाहिर सी बात है जितना ये इस पे लगाएगा, मान लो इसने इस पे F1 F21 लगाया, मतलब
इतना, तो इस पे कितना लगेगा, तो अभी बताया जिस एफ ऑन फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो जो F12 होगा और जो F21 होगा ये क्या होगा, बराबर इन मैग्नीट्यूड होंगे, मतलब F12 का मैग्नीट्यूड जो बराबर होगा वो किसके होगा, F21 के। ठीक है, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, इस पे इधर लग गया, इस पे इधर लग गया, है ना, और इस पे इधर लगेंगे। ठीक है, इधर लगेंगे, पर क्या कभी डायरेक्शन सेम हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव ले लूंगा तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव लूंगा तो अट्रैक्ट करेंगे, है ना, दोनों पे सेम डायरेक्शन में नहीं लग सकता। फील भी आ रही है, समझ भी आ रहा है, सही है ना, एक तरफ लगे तो दोनों साथ साथ चलते जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है, या तो टकराएगा या भाग जाएंगे दोनों। ठीक है, तो या अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन ऑलवेज, अपोजिट इन डायरेक्शन ऑलवेज, हमेशा अपोजिट ही लगेंगे। अगर इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस वाले पार्ट पे फोर्स इधर लग रहा है, तो इस वाले पे उसके अपोजिट ही लगेगा, सही बात। ठीक है, एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, एक्शन रिएक्शन पेयर, जाहिर सी बात है दो डिफरेंट बॉडी पे। देखो दो डिफरेंट बॉडी से एक और चीज मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा कि जैसे मान लो, थोड़ा सा एक बढ़िया पॉइंट चमका मेरे को यहां पे, ऐसा समझो कि यहां पे है मान लो Q1, यहां है Q2 और यहां का ही रखा है Q3। अब ये इस पे जो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा F21, F(on)1 ड्यू टू 1, मतलब फोर्स इस पे लगा 2 के द्वारा। ठीक है, तो ये जो इसने जो इस पे फोर्स लगाया वो क्या इसकी प्रेजेंस पे डिपेंड किया क्या, नहीं, इसका नेट फोर्स अलग हो जाएगा, भले इसका नेट फोर्स अलग आ जाएगा, पर इस पे जो फोर्स लगा वो इसके द्वारा जो इस पे फोर्स लगा वो तो F12 ही लगा, वो तो F12 ही लगा, हाँ कि ना, सही बात। ये भी इस पे फोर्स लगाएगा F(on)1 ड्यू टू 3, तो ये F13 है, वो इसके द्वारा इस पे लगा पर इस पे इंडिपेंडेंट था, मतलब इसकी वजह से इस वाली की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, F12 निकालूंगा तो मैं K(Q1 Q2) अपॉन R स्क्वायर करूंगा, तो K(Q1) और इसके लिए Q2 ये बन जाएगा Q3 अपॉन R स्क्वायर, इनके बीच की दूरी, इसकी कहीं जिक्र हुआ क्या, इसका नहीं हुआ। तो मतलब क्या होता है कि ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो दूसरे पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करेगा, दूसरे चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं, चलो क्वेश्चन करते हैं, क्या है क्वेश्चन, टू अननोन चार्जेस Q1 and Q2 are kept at a fixed distance R. Find the minimum force possible towards these charges. देखो दो अननोन चार्ज है भाई, एक तो है Q1 और एक है Q2, है ना, टू अननोन चार्जेस Q1 Q2 kept at a fixed distance R, फिक्स्ड डिस्टेंस है R। ठीक है, फाइंड द F मिनिमम। देखो तो F लिखूं मैं सबसे पहले, तो सर मेरे को F तो ये पता है कि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये होता है। अब यहां पे मैं ध्यान दूं तो जो सर ये R है ना, ये तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है, बोला हुआ है क्वेश्चन में, फिक्स डिस्टेंस है, ठीक है, ये तो बोला हुआ है, तो और K कांस्टेंट है, K तो कांस्टेंट है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये तो फिक्स है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, Q1 Q2 पे। तो जो F मिनिमम आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, Q1 Q2 पे। तो अगर मैं F मिनिमम निकालूं वो कितना होगा, Q1 Q2 पे डिपेंड करेगा, वो Q1 Q2 पे डिपेंड करेगा। तो F मिनिमम इज K, तो K है ना, R भी फिक्स है ना। अब जो Q1 Q2 है ये मिनिमम होना चाहिए, सही बात है ना, Q1 Q2 मिनिमम होना चाहिए, इसको मिनिमम कर दो। कैसे करूंगा, सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, सबसे छोटा चार्ज सर उसकी वैल्यू होती है E के बराबर, E कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये तो सबसे छोटी यूनिट तो ये है, इसको E बोल दो, तो K E²/R², ये मैग्नीट्यूड है F मिनिमम का मैग्नीट्यूड है। आया कि नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया समझ में,
आ गया भाई, क्या था, मेरे को पता के कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, बचा क्या Q1 Q2 मिनिमम कब हो सकता है, मेरे को पता सबसे छोटा चार्ज E एग्जिस्ट करता है, इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता। Q1 Q2 को मिनिमम करने के लिए Q1 Q2 की वैल्यू E के बराबर होनी पड़ेगी। इन दोनों को मिला के E हो सकती है क्या, नहीं। क्यों भाई, ये भी तो एक चीज है कि सर Q1 Q2 को मिला के E लिख दो, नहीं भाई, क्यों, क्योंकि ये सबसे छोटा होना चाहिए और ये भी सबसे छोटा होना चाहिए, ये सबसे छोटा E हो सकता है, ये भी सबसे छोटा E हो सकता है, ये आधा E और ये आधा E थोड़ी हो सकता है। क्यों, क्योंकि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है, वो E की यूनिट से मिलकर बनता है। बहुत बढ़िया, रिवाइज होगी पहले की थ्योरी। ये मैंने पढ़ाया था कि E सबसे छोटी यूनिट होती है ना, पहला लेक्चर नहीं देखा हो तो। अब पार्टिकल ऑफ मास छोटा m कैरिंग चार्ज Q1, ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास छोटा m है, ये लो, इसका मास क्या है, छोटा m है, ठीक है, कैरिंग चार्ज Q1 इज रिवॉल्विंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट चार्ज माइनस Q2, ठीक है भाई, इस पे चार्ज जो है वो कितना है, Q1 है, और ये अराउंड घूम रहा है किसके, फिक्स्ड चार्ज के, जिसकी वैल्यू है माइनस Q2, ये फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स्ड है ये, है ना, ये फिक्स्ड है, ठीक है। अब ये इसके अराउंड घूम रहा है ना, रिवॉल्विंग ऑन अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ सर्कुलर पाथ, जाहिर सी बात है, ये अगर दूरी फिक्स है तो ये फिक्स पाथ में ही घूमेगा, इस दूरी को बोल दो r, ठीक है, सर्कुलर पाथ रेडियस r। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड इट्स स्पीड, ठीक है, कैसे करेंगे, देखो, सर्कुलर मोशन आना चाहिए, सर्कुलर मोशन आना चाहिए, फोर्स लिखते हैं हम सर्कुलर मोशन में mv²/r, इसको एक और तरीके से लिखते हैं सर, mvr² mr इंटू ओमेगा, mr इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ऐसे भी लिखते हैं। तुम्हें ये पता है कि नहीं है भाई, सर्कुलर मोशन में ऐसे फोर्स लिखते हैं, ये पता है कि नहीं है, बताओ, सर्कुलर मोशन में ऐसे फोर्स लिखते हैं, ये पता है कि नहीं है, तुमको पता होना चाहिए, ऐसे फोर्स लिख सकते हैं, सर्कुलर मोशन में पढ़ाया है ये, ठीक है ना। चलो बस, अब एक और चीज मेरे को पता है कि एक और तरीके से फोर्स लिखा जाता है सर, वो क्या है, के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो और ये क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, 2π/r, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, 2π/t, सॉरी r नहीं होता, t होता है, 2π/t होता है ना, 2π/t होता है, t क्या है, टाइम पीरियड, t क्या है, टाइम पीरियड, तो मैं इसको लिखूंगा mr 2π² अपॉन t का स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ये है k Q1 माइनस k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के। समझ में आया, देखो एक चीज समझो, ये वाला जो फोर्स है, ये फोर्स जो लिखते हैं हम mr ओमेगा स्क्वायर, वो कहां लगता है, इधर, इस पे लगता है इधर, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल लगता है बाहर, मैं सेंट्रीपिटल की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये जो मैंने लिखा k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, तो मेरे को इस पे फोर्स लिखूंगा, वो कितना होगा, फोर्स 1 ड्यू टू 2, ठीक है, और ये इस पे अटैक करेगा तो ये भी इधर ही होगा, तो डायरेक्शन दोनों का सेम होगा, तो यहाँ पे जो ये माइनस लिख रहा हूँ ये प्लस होगा। तो मैं समझ में नहीं आया भाई, तुम्हारी धज्जियां उड़ गई, समझे क्या हुआ, मेरे को ये पता था कि ये वाला फोर्स किधर होता है, इस डायरेक्शन में, सही है ना, सेंट्रीफ्यूगल बाहर होता है, सेंट्रीपिटल अंदर होता है, और ये सेंट्रीपिटल की वैल्यू आती है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल का बराबर रहता है, मोटा मोटा, सही बात है। और जो मैं लिख रहा हूं फोर्स 1 ड्यू टू Q1 ड्यू टू Q2, तो ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो फोर्स लगेगा इधर, तो मैं मैग्नीट्यूड लिख दिया सीधा मैंने इधर, तो मैं इसको सीधा प्लस Q भी लिख सकता हूं, या फिर मैं इसका बोल सकता हूं इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा, ऐसे भी लिख सकता हूं। आया क्या समझ में, नहीं आया क्या आया, मेरे हिसाब से आ गया, ठीक है। चलो, तो मेरे को टाइम पीरियड लिखना है, तो मैं लिखूंगा mr 4π² इंटू r स्क्वायर, ये r उधर जाएगा ना, r स्क्वायर अपॉन k Q1 Q2 का रूट, ये क्या है, t है, ये क्या है, t है, ठीक है, t को उधर ले गया, बाकी सबको इधर, तो mr
2 पाई, तो 4 पाई पाई का स्क्वायर इंटू ये वाला आर स्क्वायर इधर चला गया, आर स्क्वायर, और के Q1 Q2 नीचे आ गया। ठीक है, टाइम पीरियड तो आ गया, टाइम पीरियड तो आ गया। एंड इट्स स्पीड भी निकालो, और इसकी स्पीड भी निकालनी है भाई, स्पीड भी निकालनी है। कैसे निकालेंगे स्पीड? स्पीड भी निकालनी है तो मेरे को वो भी पता है, एम वी स्क्वायर, अरे एम वी स्क्वायर बाई आर। ये किसके बराबर है? ये बराबर है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक है, तो ये बनेगा के Q1 Q2 अपॉन आर, क्योंकि ये आर उधर जाके इसको एक को निपटा देगा, अपॉन एम इज इक्वल्स, इसका रूट इज इक्वल्स टू वी। भाई तुम 12वीं में हो, अब तुम्हारी स्पीड इतनी तो होनी चाहिए कि तुम समझ जाओ, है ना। 11वीं में तो बहुत धीरे धीरे कराता हूँ मैं चीजें। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इधर गया, एक आर को मार देगा। ठीक है, तो एक आर बचा, ये एम नीचे आ गया, और वी स्क्वायर के लिए रूट लगा दिया, तो वी बन गया। ठीक है यहां तक? ठीक है यहां तक मेरे हिसाब से? ठीक है यहां तक? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, समझ गए हो तुम। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी of mass 2 kg and 4 kg respectively having equal charges 2q on them, find the speed of a at time t। ठीक है, बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन। देखें करते हैं क्या है। a system of two bodies a and b mass 2 kg and 4 kg respectively having equal charges 2q on them, find the speed of a at a time t second if the speed of b is 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट दैट इंस्टेंट अपोजिट टू ए, टेक द सिस्टम टू बी एट रेस्ट इनिशियली। देखो ये रेस्ट इनिशियली बोलते ही तो जिसने मेरे सेंटर ऑफ मास पढ़ा होगा उसको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन किसका है, सेंटर ऑफ मास का है। इसको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन किसका है, सेंटर ऑफ मास का। कैसे पता चला सर? देखो ये बोलता है एक 2 कूलम यहां पर है, कूलम था ये, 2 कूलम यहां पर है, और एक 2 कूलम यहां पर है। इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी। ठीक है, इनिशियली ये रेस्ट में, इनिशियली ये रेस्ट में है। अब सेंटर मास लगेगा, कैसे पता चला? ये रेस्ट में था, छोड़ दिया। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करते हैं, है ना। रेस्ट में था, छोड़ दिया, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो मतलब पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल, पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल। इनिशियल मोमेंटम क्या है? जीरो सर। फाइनल मोमेंटम क्या है? ये हो चुका है 20 मीटर पर सेकंड, ये हो चुका है 20 मीटर पर सेकंड। इसका पता नहीं, तो 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 इंटू टू सिस्टम ऑफ बॉडीज ए एंड बी मास 2 kg एंड 4 kg। तो ए कितने का था? ये है 2 kg और ये है 4 kg। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम 2 इंटू 40, 2 इंटू 40, 2 इंटू 40। अब देखो दोनों सेम चार्ज है, तो ये इधर से क्या होगा? ये इधर से क्या होगा? v से। अब इसको इधर का डायरेक्शन अगर मैं पॉजिटिव मान लूं, इधर का डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव मान लूं, 20 इंटू 40 नहीं 4 आएगा, इसको तो पॉजिटिव ही लिखना है। रबड़ मिटा दो, ये 4 है। ठीक है, अब यहां आएगा माइनस, क्यों? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, तो v इंटू 2 kg, तो 20 इंटू 4 80 इज इक्वल्स टू v बाई 2, तो v आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, ये v है। लल्लू क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा और टफ करना होता तो क्या कर सकते थे? इसको बोलते कि द स्पीड ऑफ b इज 20 मीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट अपोजिट टू a, है ना। अगर मैं बोलता कि किसी टाइम पे b की दूरी मान लो, b चल लिया 5 मीटर, b चल लिया मान लो 5 मीटर, एक एक्स्ट्रा एड ऑन दे रहा हूं इस क्वेश्चन में। अगर ये 5 मीटर चल लिया किसी टाइम बाद, तो ए कितना चलेगा? तो इसको कैसे करेंगे? तो तुम देखो कि इनिशियली मोमेंटम जीरो था, है ना, इनिशियल मोमेंटम जीरो था, और मैं बोल सकता हूं एफ एक्सटर्नल जो है वो जीरो है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली जीरो है, और ये पता है कि जब भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो था इनिशियल ही, है ना, तो जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास थी इनिशियल वो कांस्टेंट रहेगी, है ना। एफ एक्सटर्नल जीरो इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट
कांस्टेंट, जिसको सेंटर ऑफ मास नहीं आता भाई वो थोड़ा सा उसको रिवाइज करा रहा हूं। तो वी सेंटर ऑफ मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट जीरो भी तो कांस्टेंट ही है, जीरो भी कांस्टेंट है, ये स्पेशल केस होता है इसमें, है ना। और यहां पे तुम देखोगे तो वी सेंटर ऑफ मास इनिशियली जीरो है, मतलब कांस्टेंट रहेगी तो बाद में भी जीरो रहेगी। अब सेंटर ऑफ मास पे खड़ा होकर, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, सेंटर ऑफ मास पे खड़ा होकर मैं बोल सकता हूं m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 सॉरी x, v1 v2 की जगह x आएगा, m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2। सेंटर ऑफ मास पे खड़े होकर ये बोला जा सकता है। x1 और x2 कहां से? ये है सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास से x1 x2 नापी गई है। तो बस 2 मीटर चल चुका, 5 मीटर चल चुका है। तो m1 ए को मान लो, चलो m1 कितना है? 2 किलो, x पता नहीं है, इज इक्वल्स टू m2 कितना है? 4 किलो, x चला इधर ही डायरेक्शन में 5 बार, तो ये कट जाएगा, 2 बनेगा, 2 पंजे 10, x की वैल्यू आएगी 10 मीटर। खत्म। बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। समझ में आया? सेंटर मास से मिला के बढ़िया तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन तो लल्लू ही है, वैसे तो ऐसा कुछ बोला जा नहीं सकता। जब तुम 12th कंप्लीट कर चुके होगे ना, 11th प्लस 12th तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी होगी, तुम्हें ये चीजें बहुत ऐसे लगेगी न्यू, क्या है ये हवा, ठीक है। पर अभी तुम्हें थोड़ा सा लग रहा होगा जिसने सेंटर मास अच्छे से नहीं पढ़ा उसके लिए। सेंटर मास का भी एक ही पार्ट है इसका, पता है ना तुम्हें। मतलब जब मैं आईटी की तैयारी कर रहा था तो मेरे को हर टीचर चिल्ला चिल्ला के बोलता था, और मैंने वो चीज अडोप्ट भी करी। क्या कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो और कहीं टॉपिक पे अटक गए, मतलब कोई क्वेश्चन में प्रीवियस चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है ना, प्रीवियस ईयर का, सॉरी तुम तो ऐसा समझो कि तुम क्वेश्चंस लगा रहे हो, मिक्स क्वेश्चन है तुम्हारे किसी जिस भी इंस्टीट्यूट के या जहां से तुमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है उसी के क्वेश्चन तुम कर रहे हो, मान लो, है ना। क्वेश्चन करते करते अब उसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हें पता चला कि यार किसी चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास का, फॉर एग्जांपल उसका ये कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं आ रहा, तो तुम क्या पूरा सेंटर ऑफ मास पढ़ने जाओगे क्या? नहीं, तुम्हें सिर्फ वो टॉपिक जाके पढ़ना है, वो टॉपिक जाके पढ़ना है, फिर उससे क्वेश्चन करना है। ऐसे कहीं भी अटकोगे तो उसकी सिर्फ वो टॉपिक जाके ढूंढ के वो टॉपिक पढ़ना है। ऐसे पढ़ते जाओगे तो तुम्हारा पूरा जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी कवर हो जाएंगे और तुम्हारा सिलेबस भी इनडायरेक्टली रिवाइज हो रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है ये। जो कॉन्सेप्ट में लग रहा है कमजोर है उसको जाके सिर्फ उतने ही पार्ट को रिवाइज कर लो, पूरा मत पढ़ने बैठो। ठीक, मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आ गया है ना। आगे देखते हैं, आगे बोलते हैं इन प्रीवियस क्वेश्चन। अच्छा ये ऐड कर देता है यार, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने बताया, फिर भी एक और बार कर देता हूं। इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए 80 सेकेंड इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज 10 मीटर। ये लो, मैंने 5 दी थी, इसने 10 दे दी। 10 मीटर की दूरी ट्रेवल कर चुका है बी, ठीक है। ए साहब ने भी कुछ करी होगी, एक्स मान लिया हमने, ए ने जो करी वो एक्स है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मेरे को ये पता है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो इनिशियली रेस्ट में था, एफ एक्सटर्नल 0 है, तो फाइनल भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही रहेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। मेरे को पता है सेंटर ऑफ मास पे खड़ा होकर बोल सकता हूं मैं m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2, m1 x2 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, अभी जस्ट बताया, ठीक है। लगा दो m1, इसको मान लो m1, किसी को मान लो, इसको मान लेते, 4 किलो का था ये, 4 किलो इंटू 10 से चला इज इक्वल्स टू, ये इधर चला था वो उधर चला है, तो माइनस, देखो माइनस क्यों नहीं लिख रहा है यहाँ पे, ये x माइनस लिखना चाहिए था ना। देखो पहली बात तो x आएगा ही नहीं, माइनस में प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि जब ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो एक इधर लेके जाते हैं तो वहां पे ऑलरेडी माइनस एक्स लिखते हैं, ठीक है ना। जब ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो ऑलरेडी माइनस एक्स लिखते हैं, सेंटर मास में दिखाते हैं, है ना। तो यहां पर अपन को x को पॉजिटिवली लिखना है, तो यहां आ जाएगा m2 जो कि कितना है, m2 था 2 किलो और चला है वो x, ठीक है। तो ये इसको काटेगा 2 बार में, तो 20 मीटर इज इक्वल्स टू x। काम खत्म, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड एफ नेट ऑन Q1 वेयर Q1, Q2, Q3 एंड Q4 आर इक्वल। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Q1 पर फोर्स निकालना है नेट, Q1 पर नेट फोर्स निकालना है। तो देखो ये भी लगाएगा इस पे फोर्स इधर, ये लगाएगा साहब इधर, और ये लगाएगा साहब इस पे इधर, ठीक है। तो मैं Q1 का अगर एफबीडी बनाऊं तो ये है हमारा Q1, इस पर ऊपर लगा होगा कितना, ये सारे इक्वल हैं तो मैं इनको बोलता हूं Q, है ना, आसान हो जाएगा अपने लिए। तो K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर अपॉन A
स्क्वायर। ठीक, इधर जो लगेगा वो भी कितना लगेगा, इतना लगेगा के Q2 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये ए है, ये ए है, तो ये ए रूट टू होगी, सही है, ए रूट टू होगी। तो इधर जो फोर्स आएगा ये कितना आएगा, के Q1 Q2 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर। सही बात, सही बात, अरे समझ में आ गया ना तुमको। तो ये फोर्स इस पे लगेगा। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, कुछ बुद्धू बच्चों की बातें बता रहा हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, के क्यू का स्क्वायर अपॉन ए प्लस के क्यू का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ भी ए स्क्वायर आएगा, प्लस के क्यू का स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं ऐसे नहीं लिखते, भयंकर वाला पाप हो जाएगा। ऐसे नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि ये तो वेक्टर है, फोर्स लग रहा है, तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है। सही बात। चलो मेरे को सिंपल ये पता है कि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो इसका √2 टाइम्स इधर वेक्टर आएगा। तो मैं सीधा ऐसे लिख सकता हूं कि ये इधर लगा हुआ है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये तो ये वाला था, इन दोनों का क्या आएगा, √2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो, बहुत गंदा कलर लग रहा है ये लो, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है ना। बचा कितना, हाफ प्लस √2, ये आंसर है, ये आंसर है, ठीक है, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। आसान था, आसान था ये क्वेश्चन, कोई डरने वाली बात नहीं थी इसमें। तुमको ये तो समझ में आ गया ना, ये कैसे लिख दिया मैंने √2, इसका तो इसको बोलो 45 डिग्री, इसको भी बोलो 45 डिग्री, ये 90 है, और ये ऐसे पैरेलल आएगा इनके, सॉरी बाइसेक्ट करेगा इनको 90 डिग्री वाले एंगल को, तो 45, इसको cos 45, इसको cos 45, ठीक है ना, cos 45 दोनों को लिख देना। ये करो, एफ नेट ऑन सेंट्रल चार्ज यहां पे निकालना है, यहां पे निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ। वैसे तो 0 आएगा आंसर, तो फिर मैं बताता हूं कैसे। ये क्यू इस पे इधर फोर्स लगाएगा कितना, इस पर इधर फोर्स लगाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ये दूरी मान लो ए आर है, मान लो फॉर एग्जांपल आर है, तो अपॉन आर, ठीक है। उतना ही फोर्स ये इस पे इधर लगाएगा, उतना ही फोर्स ये इस पे इधर लगाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो ये आपस में कट गए, ऐसे इन दोनों के भी कट जाएंगे। तो एफ नेट कितना आएगा, एफ नेट कितना आएगा, राइटिंग का क्या करें, राइटिंग सही नहीं हो रही हमारी। एफ नेट जो आएगा वो 0 आएगा, एफ नेट जो आएगा वो 0 आएगा। सही बात, सही बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से अपन कल करेंगे, ठीक है ना।